नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की हिंदी में आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तिका का जो चैप्टर है रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें अभी तक हमने देखा कि चैप्टर का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों रखा गया है। हम लगभग अपने चैप्टर के एंड पॉइंट तक पहुंच गए हैं, यानी कि पूरे पाठ को हमने पढ़ा और आपने देखा कि किस तरह से इस पाठ में जो एक बेटी के विवाह की, यानी कि शुरुआत में हमने जब पाठ का इंट्रो आपसे करवाया था कि जैसे हमने कहा रीढ़ की हड्डी पाठ का नाम क्यों रखा गया है, वो जब आप पाठ को धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे पढ़कर, तो तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो हमने देखा था कि ये एक नाटक यानी कि एक तरह से एक उपन्यास का की एकांकी यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको नाटक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इसमें एक समस्या दी गई है, वो समस्या है बेटी के विवाह की समस्या। और ये समस्या क्यों बन गई है? क्योंकि उस समय पर शायद जब ये उपन्यास लिखा गया होगा, वैसे तो आज के समय में भी ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर किसी बेटी के जो माता पिता होते हैं वो चिंतित जरूर रहते हैं। एक टाइम के बाद एक ऐसी अवस्था आती है जिस टाइम पे उन्हें चिंता हो जाती है कि उनकी बेटी का समय पर विवाह हो जाए और अच्छे घर में विवाह हो जाए, और जिस क्वालिटी की उसने एजुकेशन हासिल की है उसका वो उपयोग कर सके, उसके अधिकारों को ना दबाया जाए, उसको हर तरह से बराबरी का हक मिले, उसका शोषण ना हो और बहुत सारी चीजें। तो एक तरह की चिंता जो है वो हर माँ बाप के लिए होती है, हर एक टाइम पे होती है। अगर हम उस समय की बात करें तो शायद उस समय पर कुछ परिस्थितियां अलग होंगी। तो यहाँ पर समस्या भी थोड़ा सा अलग है कि समस्या ये हमने बताई थी कि यहाँ पर उस समय पर ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की को बहू के रूप में स्वीकार बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते थे। उच्च शिक्षा ग्रहण करना ये भी केवल लड़कों के लिए है कि उच्च शिक्षा जो ग्रहण की जाए वो केवल लड़कों को दी जाए। उच्च स्तर पर अगर जाए तो वो केवल लड़के जाए, लड़कियों का काम है केवल घर संभालना और एक तरह से उनको दबा के रखना, यानी कि वो जब भी उनसे कोई बात कही जाए वो उसका पालन करे और हर स्थिति में वो घर पर रहे और वो बच्चों को जन्म दे, वो बच्चों का पालन पोषण करे। तो केवल यहीं तक उनके बारे में सोचा जाता था। तो यही एक समस्या राम स्वरूप जी की भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पर ग्रेजुएशन कराया है, यानी कि वो बीए तक पढ़ी हुई है और अब क्योंकि उसकी शादी का समय हो रहा है और धीरे धीरे उम्र जो है बढ़ रही है, तो कई लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि उनकी बेटी जो है पढ़ी लिखी है। तो इस कारण बहुत सारे रिश्ते जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं, बहुत सारे रिश्ते जो है वो लड़की को रिजेक्ट करके चले गए हैं। तो अब जब जो लड़की है उमा, जब एक समय में उसका इस तरह की बातों से विश्वास उठ गया है, यानी कि बार बार उसको इसी कारण रिजेक्शन मिल रहा है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ सकती है, वो अपने बारे में बोल सकती है, वो अपने विचार लोगों के सामने रख सकती है। तो इस कारण अब उसको बहुत ज्यादा एक तरह से कुंठा की भावना हो गई है। वो शादी के नाम से ही उसको चिढ़ होने लगी है। तो एक जो रिश्ता यहाँ पर आया है उसमें किस तरह की बातें हुई, क्या क्या चीजें आपने देखा कि गोपाल जी जो यहाँ पर थे उनकी विचारधारा आपने देखी, क्योंकि वो पेशे से वकील हैं, वो स्वयं पढ़े लिखे हैं और अपने बेटे को मेडिकल की पढ़ाई करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति की भी कैसी विचारधारा है कि उनको एक ऐसी बहू चाहिए जो कि कम से कम मैट्रिक यानी कि केवल 10th क्लास तक वो पास हो। तो क्या कुछ हुआ इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं, फिर पाठ को अपना एंड करते हैं, उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर हम करते हैं। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से और साथ के साथ आपके सोचने समझने की दृष्टि से भी। तो पाठ को जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो
तो आपने देखा कि पिछले सेशन में हमने लगभग अपने सारे चैप्टर को पढ़ लिया था, सारी चीजें इसमें लगभग क्लियर हो गई थी कि किस तरह से जो गोपाल प्रसाद जी हैं उनका नजरिया, उनके बेटे का नजरिया आप यहाँ पर देख चुके हैं कि किस तरह से वो बार बार अपने पुराने जमाने को याद करके, देखिए याद तो अपने पुराने जमाने को दोनों ही कर रहे हैं, आपके राम स्वरूप जी भी कर रहे हैं और गोपाल प्रसाद जी भी कर रहे हैं, लेकिन पुराने जमाने की चीजों को याद करके किसी को नीचा दिखाना ये बहुत ही गलत बात है, ये यहाँ पर बताया गया है। जब हम पढ़ेंगे तो देखिए एक चीज और हमने यहाँ पर पढ़ी कि जो गोपाल प्रसाद जी हैं वो कहते हैं कि उनको लोग कहते हैं कि आपने अपने बेटों को बीए तक पढ़ाया है, एमए तक पढ़ाया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की आपने शिक्षा दी है, तो कम से कम आप अपनी बहुएं जो लेकर आए वो ग्रेजुएट तो लेकर आए। तो वो कहते हैं कि ये अक्ल के ठेकेदार हैं, यानी कि ये सबको फ्री की अक्ल बांटते रहते हैं। इनको क्या मतलब, क्योंकि अगर औरतें भी वही काम करने लग गई, औरतें भी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लग गई, औरतें भी पॉलिटिक्स या बाकी जो जरूरी मुद्दे हैं समाज के उन पर बहस करने लगी, तो चल पड़ी गृहस्थी। यानी कि उनकी सोच आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा छोटी है। तो वो कहते हैं कि जो पंख होते हैं वो केवल मोर के होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। तो यहां पर फिर एक राम स्वरूप जी उनकी बात को मजाकिया तौर पर लेते हुए कहते हैं, हाँ जी आप सही कह रहे हैं कि दाढ़ी भी केवल मर्द की होती है, औरतों की नहीं। तो ये उन्हें उनकी बात को व्यंग की ओर ले जा रहे हैं। और बहुत सारी वो कहते हैं कि जो मैट्रिक पास, यानी कि उनको बहू चाहिए केवल मैट्रिक पास, उनको ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैम की तरह रहेगी घर में और उसके बहुत सारे नखरे होंगे। तो ये बहुत ही गलत यहाँ पर सोच उन्होंने रखी है। और दूसरा यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि जो उमा है, यानी कि राम स्वरूप जी की जो बेटी है, वो चाय यहाँ पर लेकर आती है, पान यहाँ पर लेकर आती है, तो उससे वो किस तरह के प्रश्न करते हैं। आप प्रश्न देखिए, वो कहते हैं कि आपको देखिए सारे प्रश्न कि आपने चश्मा लगाया हुआ है, सबसे पहले मतलब एक तरह से ऐसे नाप तोल के या ऐसे हिसाब किताब करके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि कोई इंटरव्यू हो रहा होगा, किसी जॉब के लिए किसी बंदे को रखा जा रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले कि आपको गाना बजाना आता है, आपको खाना बनाना आता है, आपको पेंटिंग आती है, या आपको सिलाई कढ़ाई आती है। तो देखिए ठीक है कि एक जो गृहिणी होती है उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि वो समय पर अपने परिवार की हेल्प कर सके। तो ये जरूरी नहीं कि केवल इस काम को गृहिणी करेगी, केवल ये इस काम को माता करेगी। आज के समय में देखिए अगर हमारा जो देश है या अगर आप कहें तो पश्चिमी जो देश है, भले ही वहां पर हमारे देश की जैसी सभ्यता संस्कृति नहीं हो, लेकिन वहां पर जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं किया जाता। सेम काम महिलाएं भी करती हैं, बिल्कुल सेम काम पुरुष भी करते हैं। काफी हद तक अभी तो हमारे देश में भी होता जा रहा है, लेकिन एक जो सोच है जिसको काफी समय और लगेगा बदलने में, काफी और समय लगेगा परिवर्तित होने में, चेंज होने में महिलाओं के प्रति, कि महिलाओं का काम केवल सिलाई बुनाई कढ़ाई करना है, पेंटिंग ड्राइंग करना है और गाना बजाना कीर्तन करना है। तो ये एक सोच जो है वो महिलाओं के प्रति बदलनी होगी, एक नजरिया जो है महिलाओं के प्रति वो बदलना होगा हमारे देश में भी, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों को। तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि ये सारी सोच जो है गोपाल प्रसाद जी की है, जो स्वयं से पेशे से वकील है और उनका जो बेटा है जिसकी शादी की तैयारियां वो कर रहे हैं, वो है आपका मेडिकल का स्टूडेंट, यानी कि वो एक डॉक्टरी की पढ़ाई वो कर रहा है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या कुछ होता है एंड में। जब हमने पढ़ना शुरू किया था अपने एंड का पार्ट, तो देखिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं और इसको एंड कर देते हैं। उसके बाद जब हम पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों, काफी प्रश्न इस पार्ट में हमें दिए गए हैं, तो हम जब पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो फिर से क्लियर हो जाएगा, फिर से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
तो देखिए क्या होता है कि अब जो गोपाल प्रसाद जी है वो उनसे कहते हैं, क्योंकि अभी जैसे सारी बातें उन्होंने कर ली, उन्होंने कहा आपको सिलाई कढ़ाई आती है, आपको पेंटिंग करना आता है, आपको गाना बजाना आता है, तो वो अब कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं। अब देखिए वो इनाम के बारे में उनसे पूछते हैं और उमा चुप रहती है और राम स्वरूप जी इशारे के लिए खांसते हैं, क्योंकि वो एक बेटी के बाप हैं और वो हर बार नहीं चाहते कि उनकी बेटी को रिजेक्ट किया जाए। उनकी बेटी के शादी का जो ये प्रपोजल है ये भी वो खो दे और उनकी बेटी फिर से कुछ टाइम के लिए इसी तरह उनके घर में रह जाए। वो चाहते हैं समय रहते उनकी बेटी का विवाह एक अच्छे घर में एक अच्छे लड़के के साथ हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आपने एक शब्द यहाँ पर शुरुआत में सुना होगा कि गोपाल प्रसाद जी जब खैरियत पूछते हैं उसके बाद वो तुरंत एक वर्ड यहाँ पर बोलते हैं कि चलिए बिजनेस की बातें शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने विवाह के मुद्दे को एक बिजनेस के तौर पर लिया है, यानी कि वो एक तरह से तोल भाव मोल भाव कर रहे हैं उनकी बेटी का, कि जो जो क्वालिटीज होंगी हम उसी के हिसाब से उनको अपने घर की बहू बनाएंगे। तो अब यहाँ पर किस तरह से जो उमा है उनके बेटे की क्वालिटीज उनको गिनाती है, क्योंकि देखिए शादी हो रही है तो जो लड़का है जो लड़की है उन दोनों ने जीवन भर अपने साथ में रहना है, साथ उन्होंने अपने जीवन को बिताना है, तो दोनों की क्वालिटीज यहाँ पे देखी जानी चाहिए। तो सेम यही उमा भी करती है। तो क्या कुछ होता है आगे देखते हैं। लेकिन जब वो पूछते हैं कि तुमने इनाम जीते हैं, तो उमा चुप रहती है और उसी तरह गर्दन झुकाए रहती है, यानी कि अभी तक सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो राम स्वरूप जी ही दे रहे हैं। उमा केवल गर्दन झुकाए बैठी है, क्योंकि उमा पहली नजर में ही उस लड़के को पहचान चुकी है। अब गोपाल प्रसाद जी अधीर हो उठे और राम स्वरूप जी सक पका रहे हैं, यानी कि जब वो लड़की बात ही नहीं कर रही है, चुप है, और वो अधीर हो उठते हैं, आखिर ये बोल क्यों नहीं रही है। एक तरह से उनके अंदर थोड़ा सा रोष आ जाता है और राम स्वरूप जी कहते हैं जवाब दो उमा। हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने, यानी कि जैसे ही वो इस प्रश्न का भी उत्तर देने लगते हैं तो गोपाल प्रसाद जी जरा रूखी आवाज में कहते हैं कि जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप जी कहते हैं उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो। अब उमा हल्की यानी कि बहुत धीमी लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत आवाज में कहती है क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार मेज से कुछ नहीं पूछता, पूछता सिर्फ खरीदार को दिखला देता, पसंद आ गई तो अच्छी वरना। तो देखिए उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह की बात की कि जो जिस तरह का माहौल यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि वो सारी चीजें पूछी जा रही थी कि आप जैसे हम कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उसकी क्वालिटीज हम पूछते हैं। अच्छा ये इसकी वारंटी कब की है, ये इतने टाइम तक खराब तो नहीं होगा, इसको हम ये वाटर प्रूफ है या इस तरह का है या उस तरह का है, तो हम सारी चीजें क्लियर करते हैं दुकानदार से। हम टेबल कुर्सी मेज से जिसका हम सौदा कर रहे होते हैं उससे हम कभी भी प्रश्न नहीं करते, हम उसके दुकानदार से प्रश्न करते हैं। तो अब राम स्वरूप जी चौंक कर खड़े हो जाते हैं और उमा उमा कहते हैं, यानी कि एक तरह से उन्हें धक्का लगता है कि उमा क्या कह रही है, ऐसा क्या हो गया। अब मुझे उमा कहती है कि अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे जरा पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस वो भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर, यानी कि वो पूरी लाइन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाती कि तभी गोपाल प्रसाद जी ताव में आकर यानी कि गुस्से में आकर कहते हैं कि बाबू राम स्वरूप कि आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो बात यहाँ पर उमा ने कही थी शायद वो उन्हें पसंद नहीं आई। अब उमा तेज आवाज में कहती है और वो कहती है कि जी हां, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। देखिए बेटी के बाप के लिए तो ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, उसे लगता है कि अब मेरी बेटी ये सब प्रश्न पूछने से अगर किसी अच्छे घर में चली जाती है वो जीवन भर खुश रहती है। तो ये बहुत छोटे से प्रश्न है, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं वो सारे काम करूंगा, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि एक माता पिता के लिए उनकी जो बेटी होती है उसको वो किस तरह से लाड प्यार से पाल कर
पोष कर, पढ़ा लिखा कर, जिस समय पर बेटी कुछ उनके लिए करने वाली होती है, कमा कर उन्हें देने वाली होती है, उस समय पे वो उन्हें विदा कर देते हैं दूसरे घर के लिए। तो आप देख सकते हैं जब उमा जो है बहुत तेज आवाज में कहती है कि आप इतनी देर से जो नाप तोल कर रहे हैं, तो अब आप अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से ये कैसे भगाए गए। अब शंकर जो है, क्योंकि उसको डर लग जाता है, वो शायद उमा को नहीं पहचान पाता, लेकिन उमा यहाँ पर क्लियर कर देती है और उसे भी अब ये सारी बातें याद आ चुकी है। तो वो अपने पिताजी से कहता है कि बापूजी यहाँ से चलिए। अब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में तुम भी कॉलेज पढ़ी हो? तो वो राम स्वरूप जी पर ही उल्टा उन पर ही इल्जाम लगाते हैं और वो कहते हैं कि बस खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, राम स्वरूप बापू, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक पास है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूं। अब वो अपनी बेत ढूंढते हैं, उठा लेते हैं और अपने मुंह से कहते हैं, बीए पास, उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कोई ठिकाना होता है, आओ बेटा चलें। तो दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तो उमा उनसे एक बात कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता जरूर लगाइए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। नहीं यानी बैकबोन, बैकबोन तो रीढ़ की हड्डी जिससे कि इंसान खड़ा हो पाता है। एक तरह से कहे तो सहारा जो इंसान के जीवन का होता है, जिससे वो चल पाता है, फिर पाता है। तो वो उमा जो है वो कहती है कि जी हाँ जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर अपने बेटे से ये जरूर पता कीजिए कि उसकी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी उसके पास है या नहीं। अब गोपाल प्रसाद बाबू के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के चेहरे पर रुलासापन होता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं, क्योंकि आज फिर से उनकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया गया है और आज उनकी बेटी ने ही ये काम किया है, तो उनको बहुत बड़ा सदमा यहां पर लगा है। और उमा अब सहसा चुप हो जाती है और प्रेमा यानी कि उनकी जो माँ है वो घबराहट की हालत में अंदर आती है और उमा उमा कहते हुए वो रो रही हैं। यानी कि उनके लिए आज भी ये एक बहुत ही एक तरह से कहे तो बहुत ही बुरा दिन उनके लिए आज है कि आज उनकी बेटी को फिर से यहाँ पर रिजेक्ट एक तरीके से कर दिया है। तो देखिए फिर क्या होता है, यह सब सुनकर राम स्वरूप जी खड़े हो जाते हैं और रतन यानी कि जो उनका जो नौकर है जिसको उन्होंने मक्खन लेने के लिए भेजा होता है, तो वो घर में प्रवेश करता है और सब रतन की ओर देखते हैं। तो जब रतन कहता है बाबूजी मक्खन, तो सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। यानी कि इस नाटक का, इस एकांकी का अंत हो जाता है। तो इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, काफी सारी चीजें हमने इसमें सीखी, काफी सारी बातें इसमें हमने जानी। अब आते हैं पाठ के प्रश्नों उत्तर, जो कि एक बार जब आप पाठ के प्रश्नों उत्तर कर लेंगे तो आपको पाठ के पूरे भावार्थ को आप समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हमें बताने की कोशिश की गई है। इस पाठ में, इस एकांकी के माध्यम से हमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है, समाज की किस सच्चाई से हमें अवगत कराया है। तो देखिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से कर रहे हैं और इस प्रकार की तुलना कहां तक तर्क संगत है। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो आपस में जब बैठते हैं
तो बुजुर्ग चाहे अगर हम ही अपने अगर आपस में बैठते हैं तो हम अपने बचपन की बातों को करते हैं, और जब बुजुर्ग लोग आपस में बैठते हैं तो वो अपने पुराने जमाने को याद करते हैं और दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में करते हैं, और अपना जमाना उन्हें याद आता है। यानी कि सारी चीजों की जब वो तुलना करते हैं तो उन्हें अपना जमाना याद आता है। तो देखिए, ये जो यादें होती हैं, यादें किसी की भी, अगर आप किसी के साथ भी बैठते हैं, किसी के साथ भी आप बातें कर रहे हैं, तो आप अपनी कोई भी बात अगर शेयर करते हैं तो ये यादें एक स्वाभाविक चीज है कि आप स्वाभाविक रूप से आप अपने बचपन की बातें किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। या अगर बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो अपने जमाने, क्योंकि एक जमाना जो है काफी परिवर्तन हमारे समाज में आ चुका है, काफी चीजें बदल चुकी हैं, तो वो अपने जमाने की बातें करते हैं और इन यादों के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यानी कि इन यादों को जब भी हम किसी बात को याद करते हैं तो हमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हम कोई बात अगर आज के समय की बात करें, अगर हम महंगाई की बात करें तो हम सीधे पिछले जमाने में चले जाते थे। जब बुजुर्ग लोगों की बात हो, बुजुर्ग लोगों के साथ आप बैठते हो और अगर आप महंगाई के बारे में बातें करने लगते हो तो वो अपने जमाने की बातें बताने लगते हैं कि उस समय पर ये चीजें जो है इतनी सस्ती हुआ करती थी, और वो फिर उस बात का तर्क भी देते हैं कि अगर चीजें सस्ती थी तो पैसा भी कम था उस समय पर। अगर 1 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती थी तो 1 रुपया भी बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। तो इस तरह की जो बातें हैं ये स्वाभाविक है आना एक दूसरे के मन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि अगर आप एक दूसरे के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा अगर दिखा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। और इससे क्या होता है कि बुजुर्ग लोग इससे क्या करते हैं, हथियार अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी कि हमारे जमाने में तो ऐसा था, हमारे जमाने में तो ऐसा था, हमारे जमाने में तो ऐसा था, और जिसका आज की पीढ़ी के पास कोई भी काट नहीं हो पाता है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी जमाना बदलता है तो उसमें कई कमियां भी आती हैं और कई सुधार भी आते हैं। देखिए, जमाना जब चेंज होता है, जब माहौल चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पहले से अच्छी हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पहले से खराब हो जाती हैं। तो लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो प्रायः अपना एक तरफा अनुभव लोगों को शेयर करते हैं कि मेरे टाइम पे तो ऐसा था, हम तो ऐसे थे, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया, हमारे टाइम पे तो ऐसा था। तो वो अपनी बात को बड़ा बताने लगते हैं। तो जहां पर ऐसी बातें आती कि सामने वाला नीचा दिखने लगता है। देखिए, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं पर अच्छा परिवर्तन, कहीं पर बुरा परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर मनोरंजन तक के लिए अगर आप किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, किसी को प्रेरित करने के लिए अगर आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। तो इस तरह का उत्तर आप इस प्रश्न में लिख सकते हैं। देखिए, मैंने पूरा उत्तर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जितनी मोटी मोटी चीजें आपको समझ में आई हैं यहाँ पर, वो सारी चीजें आप अपने माध्यम से, चैप्टर हमने पढ़ लिया है, क्लियर हमको चैप्टर हो गया है, तो आप उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे नहीं बन पाता है तो हम इसको आपका यहाँ पर आपको लिखकर भी इसको क्लियर कर देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाने और विवाह के लिए पछताना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? देखिए, 2 चीजें यहां पर हुई हैं। सबसे पहले राम स्वरूप जी जो है उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई है, और दूसरा उसके विवाह के लिए उसे छिपाना चाहते हैं इस बात को। तो ये विरोधाभास की स्थिति यहां पर पैदा हो रही है। यानी कि उच्च शिक्षा उन्होंने अपने मन से उसे दिलाई है, अपने बलबूते पर उसे दिलाई है, और साथ में जब उसके विवाह की बारी आती है तो वो उसको छिपाना चाहते हैं। तो ये किस प्रकार की व्यवस्था को उजागर करता है? देखिए, जो राम स्वरूप जी है, आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे कि उनकी जो बेटी है उसको वो उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर है। उन्होंने अपनी बेटी को बीए करवाया है, साथ ही साथ वो
बहुत ही अच्छे संगीत में भी वो निपुण है, ड्राइंग पेंटिंग जिस तरह से यहाँ पर बताया उसमें भी वो निपुण है, और संयोग से उसको एक अच्छा और शिक्षित परिवार भी मिलता है। लेकिन लड़के वालों का देखिए संयोग यहाँ पर बहुत अच्छा बना है कि परिवार जो मिल रहा है, जहां पर शादी की बात हो रही है, वो भी एक अच्छा परिवार है, शिक्षित परिवार है, लेकिन उनकी जो सोच है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं दोनों ही लड़के का परिवार और लड़का स्वयं, वो चाहते हैं कि लड़की जो है, उनके घर की बहू जो है, वो केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक पास होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। और इस तरह एक पिता होने के कारण जो यहां पर राम स्वरूप जी है, वो देखिए लड़की को पढ़ाना और उसका विवाह करना, ये दोनों क्या है, उनके कर्तव्य है। ठीक है, ये दोनों उनके कर्तव्य है कि वो लड़की को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी तरह से शिक्षित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी भी समाज में सर उठाकर जिए, कभी भी उसको दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े, वो अगर कभी ऐसी कठिन परिस्थितियां आ गई तो वो अपने लिए लड़ सके। तो इस कारण उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई है, उच्च शिक्षा उन्होंने दी है। लेकिन यहां पर जो पुत्री के विवाह, देखिए विवाह करवाना चाहते हैं, लड़का अच्छा मिला है, परिवार अच्छा मिला है, तो ऐसी परिस्थिति में वो उसकी शिक्षा जो है वो छुपाना चाहते हैं। तो ये उनकी व्यवस्था को यहाँ पर उजागर करता है, यानी कि उनके विवाह योग्य जो पुत्री है उसका विवाह अच्छे से हो जाए, और उनकी जो अच्छी पढ़ी लिखी जो लड़की है उसको उसके लायक परिवार और घर मिल जाए। तो ये छिपाना उसकी शिक्षा को, ये उनकी व्यवस्था है। तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप जी उमा से जिस प्रकार के विवाह की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। देखिए तीसरा प्रश्न यहां पर है कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप जी उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। तो देखिए क्योंकि बेटी का रिश्ता तय करने के लिए वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है, उनकी बेटी का व्यवहार इस तरह से होना चाहिए कि जब उसको लड़के वाले देखने के लिए आए तो उनकी बेटी जो है वो सज धज कर तैयार होकर सुंदर रूप में वो लड़के वालों के सामने आए, चाहे उसके लिए उसे भले ही वो इसके पक्ष में नहीं है, वो पाउडर बिंदी और ये सारी चीजों के पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं कि आजकल के जो पाउडर का व्यवसाय है वो तो आजकल जो पाउडर का व्यवसाय है वो तो लड़कियों के भरोसे ही चल रहा है, यानी कि क्योंकि आज महिलाएं इसको बहुत ज्यादा प्रयोग करने लगी हैं। तो वो भले ही वो इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको अपनी बेटी का विवाह करना है, और ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि वो जब भी कहीं पर जाती हैं वो बहुत अच्छे से तैयार होकर जाती हैं, बहुत अच्छे से अपना सज सवर कर जाती हैं। तो उनके पिताजी भी यही चाहते हैं कि उनकी बेटी बहुत अच्छे से तैयार होकर आए और आने वाले मेहमानों से ढंग से बात करे, और अपनी कुशलता, चाहे वो गीत संगीत में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, चाहे बातचीत करने के ढंग में हो, उससे वो उनका दिल जीत ले। और जो जो उसके अंदर गुण है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी बेटी के अंदर गुण नहीं है। अगर वो अपने लिए बोल सकती है, अपने लिए आवाज उठा सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बेटी के अंदर कोई गुण नहीं है। तो वो चाहते हैं कि उसके अंदर जो जो भी गुण है वो सारे गुणों के कारण वो अपने होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए, और तो इसीलिए वो अपनी बेटी को एक कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में पेश करना चाहते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें तो उनका एक अपना जो पक्ष है, एक पिता होने के नाते वो सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि ये सारी चीजें, ये जो व्यवहार है ये उचित नहीं है, इसको हम उचित नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें, ये एक व्यवहारिक ढोंग और दिखावे को बढ़ावा दे रहा है। यानी कि अगर आपकी बेटी जैसी है
आप उसको उस तरह से प्रस्तुत करो। आप एक बीए पास होकर आप उसको मैट्रिक बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप उसको उसके असल गुण जो है उनके साथ उसको दिखाओ, क्योंकि कभी भी देखिए झूठ के बहुत दिनों तक झूठ नहीं टिक पाता है। तो जब ये झूठ पर बने जो रिश्ते होते हैं ये बहुत दिनों तक नहीं टिक पाते। और इसी प्रकार सबसे मेन बात है कि जब वो पाउडर लगाकर आना, मेकअप करके आना, जब वो बोलते हैं तो देखिए ये भी जो है कि पाउडर लगाकर सुंदर दिखना, ये भी एक धोखे में रखने जैसा है। क्योंकि असल में दोनों को एक दूसरे को मन से स्वीकार करना है, तो वो उनकी जो रियल जो वास्तविक इमेज है उसे देखें, वास्तविक जो गुण है उसे देखें। तो हम राम स्वरूप जी के इस व्यवहार को उचित नहीं मानते हैं कि जिस व्यवहार की अपेक्षा वो अपनी बेटी से कर रहे हैं। इस तरह से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? तो देखिए बहुत ही ज्यादा क्लियर है। यहां पर पहला माना कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। तो देखिए ये दोनों अपराधी हैं। क्लियर तरीके से हम यहां पर कह सकते हैं कि दोनों अपराधी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के अपराधी हैं। किस तरह के? जैसे कि जो गोपाल प्रसाद जी हैं वो वकील हैं और पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वे मानवीय रिश्तों से ज्यादा पैसों को महत्व देते हैं और वो शादी जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस का नाम दे रहे हैं, व्यवसाय का नाम दे रहे हैं। और इस शब्द से, जो बिजनेस शब्द उन्होंने यहां पर प्रयोग किया है, इससे उनकी इस मानसिकता का पता चल जाता है कि वो कितने ज्यादा चालाक किस्म के इंसान हैं। और दूसरा जो राम स्वरूप जी हैं वो अपनी बेटी का रिश्ता एक पढ़े लिखे लड़के से करना चाहते हैं, अच्छे लड़के से करना चाहते हैं। और तो ये इसके लिए वो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा का जो झूठ है उसको उच्च शिक्षा का जो सच है उसको छिपाते हैं। तो देखिए गोपाल प्रसाद का यह अपराध, जो गोपाल प्रसाद जी अपराध कर रहे हैं, शादी के पवित्र बंधन को व्यवसाय का नाम दे रहे हैं, बिजनेस का नाम दे रहे हैं, तो ये उनकी घटिया सोच और रूढ़िवादी सोच, यानी कि एक तरह से वो पढ़े लिखे होने के बाद भी रूढ़िवादी सोच से घिरे हैं। इस बात का परिणाम देता है। और दूसरा राम स्वरूप का जो अपराध है, राम स्वरूप जी का जो अपराध है वो उनकी विवशता का परिणाम है। यानी कि उनकी विवशता है कि वो अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में कराना चाहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लड़के से कराना चाहते हैं। तो ये उनकी व्यवस्था है कि किसी तरह से ये रिश्ता पक्का हो जाए। तो ये प्रश्न भी हमारा क्लियर होता है। दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, लेकिन दोनों के विचार जो है वो थोड़ा सा अलग है। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो आपके चैप्टर का एंड हुआ था वो इसी प्रश्न पर हुआ था कि आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। तो देखिए यहां पर उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों को व्यक्त करना चाहती है? देखिए उमा शंकर की कुछ कमियां हैं जिनको वो व्यक्त करना चाहती है। जैसे सबसे पहले शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, अर्थात वो व्यक्तित्वहीन व्यक्ति है। जिस तरह से वो लड़कियों के हॉस्टल में जाता है, जिस तरह से वो क्या करता है कि उसका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है। वो अपने पिताजी की हर बात पे हाँ 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 ना 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 ना, क्योंकि वो स्वयं से पढ़ा लिखा लड़का है, वो मेडिकल का स्टूडेंट है, वो बहुत सारे मतलब अलग अलग वो कॉलेजेस में पढ़ा हुआ है, काफी सारा उसको ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो उसका कोई अपना निजी मत नहीं है। यानी कि वो उसकी कोई अपनी पर्सनल राय नहीं है कि वो किस तरह की उसको लड़की चाहिए, वो कैसी लड़की से विवाह करना चाहता है। और
वो अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला एक बेचारा जीव है, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी उसके स्वयं का व्यक्तित्व ही नहीं है और वो अपने पिताजी की किसी भी तरह की उचित या अनुचित, देखिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना, खास तौर पर उस पिता की जिन्होंने आपको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाया है, इस मुकाम पर पहुंचाया है कि आप आज 4 लोगों के सामने खड़े हैं और बात कर रहे हैं, तो उनकी बात का मान रखना, उनकी बात को मानना बच्चों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जहां पर अनुचित बातें हो, अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं, अगर आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो जहां पर अनुचित हो रहा है उसके लिए अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं कहलाए जा सकते, आप व्यक्तित्वहीन व्यक्ति कहलाए जाते हैं। तो यही यहां पर शंकर भी कर रहा है, वो अपने पिताजी की अनुचित बातों पर भी हाँ हाँ कर रहा है। तो ऐसे में वो एक अच्छा पति होने योग्य नहीं है। और दूसरा कि उसने लड़कियों के पीछे लगकर, जब वो हॉस्टल में जाता है तो वहां पर उसकी काफी पिटाई हुई थी, यानी कि उसके संस्कार भी अच्छे नहीं है, उसने बहुत तरह के गलत काम भी अपने जीवन में किए हैं, जिससे उमा जो है बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ है और इस काम में उसने पिटाई खाकर अपनी रीढ़ की हड्डी भी तुड़वा ली है। तो एक तरह से उसका सरेआम अपमान हो चुका है। और दूसरा कि उसका शरीर भी कमजोर है, जैसे कि बीच में हमने काफी शब्द ऐसे देखे कि उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त भी कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, ठीक है, यहां पे आकर हमारा शब्द छूट जाता है। तो उसका शरीर भी कमजोर है, वो सीधा तनकर भी नहीं बैठ सकता है, जैसे उसके पिताजी कहते हैं शादी करने के लिए आए हो तन कर बैठो, झुक कर तुम नहीं बैठ सकते। तो ये यहाँ पर बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो क्लियर करती हैं कि जो यहाँ पर कथन उमा के माध्यम से कहा गया था वो शंकर की काफी कमियों को उजागर करना चाहती, कमियों को यहाँ पर क्लियर करना चाहती। तो प्रश्न नंबर 5 तक हमने प्रश्न कर लिए हैं, चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बाकी के प्रश्न ध्यान पूर्वक पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है तो चैट के माध्यम से बता सकते हैं और अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि चैप्टर अगर आपने समझा है तो जरूर आप प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ होंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा रीढ़ की हड्डी नामक ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से हमने पाठ को पढ़ा, इसको रिवाइज किया, इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर हमने करे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक बार घर पर जरूर पढ़िएगा और जो भी प्रश्न है इनको घर पर जरूर सॉल्व कीजिएगा। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।